नमस्कार, जय जोहार। मैं नेहा सामर्थ्य एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम उपस्थित हुए हैं प्रयोगशाला परिचारक के कक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। इसके सिलेबस को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये कक्षा जो है कब से शुरू हो रही है, हमारे एप्लीकेशन पर सामर्थ्य एकेडमी कौन कौन से आपको बैच प्रोवाइड करा रही है, फ्री क्लासेस प्रोवाइड करा रही है, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही हम बायोलॉजी के टॉपिक को भी आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस सामर्थ्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहली बार अगर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, परिजनों तक आप शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सके। ठीक है, चलिए फिर हम देख लेते हैं कि प्रयोगशाला परिचारक के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का कैलेंडर जो है व्यापम ने तो जारी कर दिया है ना, और उसमें से एक परीक्षा जो है आपका प्रयोगशाला परिचारक का है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 430 पद जो है प्रयोगशाला परिचारक के का एग्ज़ाम होने वाला है, 430 पदों के लिए, है ना। तो हमें इसके लिए भीड़ की तैयारी करना है भाई। अब देखते हैं कि हमारे YouTube पर कौन कौन सी क्लासेस जो है आपको फ्री रूप में, निःशुल्क रूप में जो है प्रोवाइड कराई जा रही है ना। तो इसमें 4 एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का क्लास है, दूसरा आपका नगर सैनिक का एग्ज़ाम है और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा जो है आपका यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर है ना, निःशुल्क रूप से आपको सारी चीज़ें ए टू जेड जो आप है आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ना। और जो है ऐप पर हमारा सामर्थ्य एकेडमी का ऐप जो कि अभी डेवलपिंग मोड पर है, जल्द ही आपके पास में आप सबके बीच में उपलब्ध हो जाएगा। उसका जो टेस्ट सीरीज़ है, जो भी आपको फ्री रूप से क्लासेस हो रही है, उसका टेस्ट सीरीज़ आप वहाँ पर एप्लीकेशन में जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूँ पेड बैचेस की, जो कि एकदम न्यूनतम शुल्क पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा हमारे सामर्थ्य एकेडमी के एप्लीकेशन पर, है ना। कौन कौन सी बैचेस है? सबसे पहला तो प्रयोगशाला परिचारक है, जो कि आपको सिर्फ 299 रुपीज़ में, ठीक है, ये 1 नहीं है भाई, 299 रुपीज़ में जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, है ना। इसको हम होली के बाद जो है इसका बैच जो है शुरू हो जाएगा। 17 मार्च आप डेट लेकर के चल सकते हैं, 17 मार्च को है यह क्लास जो है शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप जो है इसकी तैयारी में जुट जाइए। इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ व्यापम, जो है 1199 रुपये में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ PSC प्री का जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी तैयारी 1499 रुपये मात्र में आपका तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। ठीक, इसके अलावा इससे संबंधित जो भी आपको क्वेरीज़ है, जो भी आपको प्रश्न पूछना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। कौन सा नंबर है बताती हूँ, 7804870060। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी जानकारी है इससे संबंधित, बैच से संबंधित, निःशुल्क बैच से संबंधित, पेड बैच से संबंधित, आप सब सारी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे क्लास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका कैलेंडर, है ना, दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन परिचारक का एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने बताया कि व्यापम के कैलेंडर में दिया हुआ है और इसका एग्ज़ाम जो है 3 अगस्त को होने वाला है ना। 3 अगस्त 2025 को जो है इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर बात करें इसके सिलेबस की कि हमको परिचारक में क्या क्या पढ़ना है ना, तो हमको इसमें मेनली 2 टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। 2 टॉपिक्स कहने का ये मतलब है 2 मेजरली सब्जेक्ट। पहला तो है आपको विज्ञान, इसमें आपका स्ट्रांग होना चाहिए, विज्ञान का पोर्शन आपको पढ़ना है, जो कि आपका 60 नंबर है ना। पेपर जो है टोटल 100 मार्क्स के होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 100 रहेगा, 100 नंबरों का प्रश्न रहेगा और 100 क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे, जिसमें से 60 अंक और 60 क्वेश्चन जो है किसका वेटेज रहेगा, विज्ञान का, जिसके अंतर्गत में जितने भी रसायन विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है और जीव विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और पार्ट दूसरा की बात करें, दूसरे भाग में हम देखते हैं छत्तीसगढ़ प्लस भारत, इंडिया, है ना, इन दोनों का GS हमको देखना है। GS बोले तो सामान्य अध्ययन, है ना, जो भी हम पढ़ते हैं, भूगोल, इतिहास,
थोड़ा मोड़ा, है ना, सुपरफिशियली कह सकते हैं, या फिर आजकल तो सुपरफिशियली का ज़माना गया है ना, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। वैसे भी आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं आप सब कुछ तो पढ़ते ही है ना। तो इसमें आपको एडवांटेज इस चीज़ का मिलेगा कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब आपको उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, उतना क्या पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एक प्रकार से ये एग्जामिनेशन आपका एक फाउंडेशन भी तैयार करेगा आने वाले जो भी व्यापम के एग्ज़ाम के लिए भी, और शिक्षक भर्ती के लिए तो आप कर ही रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो उसके लिए भी एक प्रकार से ये फाउंडेशन का काम करेगा। जिस प्रकार से जो है विज्ञान का आप देखते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम में, है ना, व्यापम के एग्ज़ाम में, सब में जो है इसका वेटेज रहता ही है। तो इस प्रकार से इस क्लास के दौरान जो है आप अपना फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी सिलेबस के बारे में बात, कब होना है एग्ज़ाम, ये सब तो आपको पता ही होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर, है ना। और क्लास में जैसे कि मैंने बताया इसके सिलेबस में ना व्यापम ने ये बताया है कि 9-10 तक के साइंस को वो पूछने वाला है ना। तो जब मैंने देखा छत्तीसगढ़ जो बोर्ड है वो 9-10 का साइंस मैंने देखा, तो मुझे कुछ कंटेंट्स में जो है कुछ कमी लगी, है ना। तो मैंने इसको एनसीईआरटी के जो सॉरी एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 9th और 10th के जो सिलेबस हैं इसके अंतर्गत आप जितना भी साइंस का पोर्शन है आप A to Z इसमें जो है कवर हो जाएगा। तो इसमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपका जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, है ना। ये एनसीईआरटी का 9-10 का सिलेबस है, A to Z आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर, है ना। आज का हमारा क्लास होने वाला है जीवन की आधारभूत इकाई को लेकर के। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान के बारे में एक परिचय देख लेते हैं, बायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या। तो बायोलॉजी आप नाम से समझ सकते हैं इसको, बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान, मतलब ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसके सामान्य अर्थ के बारे में बात करूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका, बायोलॉजी कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे, मतलब ये कि जंतु विज्ञान को भी पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम वनस्पति विज्ञान को पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सूक्ष्मजीव विज्ञान। तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। इसके अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। अगर बात करें इसके जनक, मतलब फादर, है ना, फादर जो कि जन्म देने वाला है, तो जीव विज्ञान को जिन्होंने सबसे पहले इस ब्रह्मांड में लाया, है ना, वो कौन थे, तो वो थे अरस्तु नाम के वैज्ञानिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जीव विज्ञान के जनक के रूप में किनको जाना जाता है, अरस्तु जी को, ठीक है, अरस्तु। तो ये नाम आपको डायरेक्ट पूछ सकता है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ है, जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, हम लोग बेसिक चीज़ भूल जाते हैं, है ना। तो क्या है, कौन है, अरस्तु जी हैं जो कि जीव विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं जीवन की आधारभूत इकाई के बारे में। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान जो है इसके अंतर्गत हमें अभी हमने बात किया कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हमको 3 अलग अलग ब्रांच के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा ब्रांच है देख लेते हैं। सबसे पहला हमको पढ़ना है इसके अंतर्गत में जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान इसके अंतर्गत आता है, पहला ब्रांच जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी भी कहा जाता है ना। दूसरा इसमें हमको देखना रहता है वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम जितने भी वनस्पति हैं हमारे आसपास, है ना, वनस्पति विज्ञान, जिसको बोला जाता है बॉटनी, है ना। तो दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। और तीसरा आपको याद रखना है, आपने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में तो हमेशा पढ़ा होगा, एक सेकेंड ना,
आपने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में तो हमेशा पढ़ा ही होगा। एक आपको याद रखना है और वो है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसमें सूक्ष्म जीव कहने का क्या मतलब है, जो अति सूक्ष्म होगा, है ना, जिसको हम अपने साधारण आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसके लिए हमको एक माइक्रोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता होता है, जिसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत में ये जीव आ जाएंगे और उसके अध्ययन को बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म जीव विज्ञान, है ना। इसके बाद हमको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि इसके जनक कौन कौन है ना। तो अगर मैं बात करूं जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। जी हाँ, जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु जी हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक के बारे में। तो इनके जनक हैं आपके थियोफ्रास्टस, मेरे साथ बोलो थियोफ्रास्टस, ठीक है। इसके बाद सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक है एंटोनी ल्यूवेनहॉक, मेरे साथ बोलो एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान क्या क्या है हमने समझ लिया, उनके जनक कौन कौन है ये समझ लिया। अब हम बात करेंगे हमारा मेन टॉपिक, जीवन की आधारभूत इकाई। आधार कहने का क्या मतलब है ना, आधार मतलब फाउंडेशन। जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है, पहले फाउंडेशन, जिसको हम नींव बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से किसी भी जीव की जीवन की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब उसमें कोशिका हो, उसकी एक सिंगल यूनिट हो, है ना। और उसी सिंगल यूनिट को ही मैंने अभी क्या कहा, कोशिका। तो जीवन की आधारभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे लिखना है कोशिका। जीवन की जो आधारभूत इकाई है ना, वो क्या है, कोशिका है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। जितने भी हम आसपास जीव जंतु, है ना, पौधे वनस्पति जो भी देख पाते हैं, वो सब कुछ उसका सिंगल यूनिट क्या है आपका, वो सब कुछ किनसे निर्मित है, कोशिका से। जैसे कि आप घर जब बनाते हैं तो नींव की मैंने बात की, तो नींव में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारा जो सबसे प्राइमरी यूनिट क्या है, ईंट है ना। तो ईंट से ही मिल करके हम उसको बहुत सारे ईंट जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। ये दीवार जो है एक रूम बनाता है ना, 4 दीवार बनने के बाद में एक रूम बनता है। फिर यही रूम जो है मकान का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से आपका घर तैयार होता है। वैसे ही हमारा जो कोशिका है, वो कोशिका बहुत सारे मिल करके उतक का निर्माण करते हैं। उतक फिर मिल करके अंगों का निर्माण करेगा और यही अंग से अंगतंत्र होगा और अंगतंत्र जो है मिल करके क्या निर्माण करते हैं, एक जीवधारी का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसीलिए कोशिका को क्या कहा जाता है, जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। तो यहाँ पे हम अब परिभाषा लिख सकते हैं कि जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, ठीक है। संरचनात्मक कहने का क्या मतलब है कि कोई भी जीव जिसका संरचना है ना किससे शुरू होगा, कोशिका से ही शुरू होगी। अगर हम कार्यात्मक की बात करें, मतलब कोई भी काम, जैसे कि हम जीवधारी क्या काम करते हैं, इसमें क्या क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, परिसंचरण की क्रिया होती है। ये सब कार्य कहाँ से शुरू होगा, एक कोशिका, एक सिंगल यूनिट कोशिका से शुरू होगी। इसीलिए इसके परिभाषा को बोला जाता है जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक, यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है, सेल है, कोशिका है, ठीक है। कोशिका होती है,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जैव संगठन, जैसे कि अभी मैंने बताया, बहुत सारे कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण करेंगे। ऊतक जो है किसका निर्माण करेगी? अंगों का निर्माण करेगी। अंग जो है अंग तंत्र बनाएंगे और फिर अंग तंत्र ही मिल करके एक जीवधारी का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा कि जैव संगठन क्या होती है, ऐसे आपको सीरीज दे देगा, आपको लाइन से उसको जमाना रहेगा, है ना। तो उसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, कोशिका। सबसे पहले तो कोशिका ही आएगी, है ना। बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके किसका निर्माण करेंगी? ऊतक का निर्माण करेंगी। और यही ऊतक मिल करके किसका निर्माण करेंगी? अंगों का निर्माण करेगी। हाथ, पैर, आंखें, मुंह, है ना। और फिर ये जो है मिल करके क्या निर्माण करेंगे? अंग तंत्र। अंग तंत्र कहने का क्या मतलब है? जैसे कि पाचन तंत्र, है ना। तो पाचन तंत्र में अलग अलग अंग होते हैं। सिर्फ पेट होता है क्या पाचन तंत्र का भाग? पेट के अलावा, पेट को हम लोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। अमाशय के अलावा इसमें होता है ग्रास नली, इसमें होता है ग्रसनी, इसमें होता है मुख, इसके लिए इंपॉर्टेंट अंग है दांत, जीभ, है ना। तो ये सब मिल करके ही पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं ना। उसी प्रकार से विभिन्न तंत्रों का निर्माण होता है अंगों के मिला करके, अंगों को मिलाकर, और ये बनाते हैं जीवधारी या फिर जीव का निर्माण करते हैं, है ना। ये हो गई आपकी सेल, इसे बोला जाता है टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका हम समझ सकते हैं कि जीवन की आधारभूत इकाई किसको बोला जाता है? कोशिका को बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका की खोज किन्होंने की थी, कोशिका शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, कोशिका को कोशिका ही क्यों कहा जाता है ना। तो इन सब बातों को हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं खोज की बात करूं, ठीक है, तो खोज में आप सभी को बचपन से आपने पढ़ा होगा, बचपन से मतलब 8th में तो पढ़ा ही होगा, है ना। कोशिका की खोज के लिए एक वैज्ञानिक का नाम आता है जिन्हें कहते हैं हम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता है? कोशिका के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1665 में क्या किया था? कोशिका का खोज किया था। अब बात या सवाल उठता है कि कैसे किया था, है ना। तो ये क्या थे? ऑब्वियस सी बात है, खोज करता है मतलब ये वैज्ञानिक हैं, है ना। तो वैज्ञानिक थे ना, तो उनको प्रयोग करना होता होगा। तो जब ये प्रयोग के दौरान अपने प्रयोगशाला की ओर जब जा रहे थे, तब क्या हुआ? उन्होंने ऐसे एक पेड़ को देखा। तो पेड़ के जो छाल होते हैं, है ना, जो तना होता है, वो बाहरी जो तना होता है वो एकदम सूखा रहता है ना। यहाँ पर जो ब्राउन कलर का जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? छाल कहते हैं या बार्क कहते हैं इंग्लिश में, है ना। क्या कहते हैं? छाल या बार्क। तो इस छाल को ही उन्होंने क्या किया? अपने माइक्रोस्कोप में, अपने लैब में ले जा करके माइक्रोस्कोप से देखा। तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें क्या एक प्रकार का ना एक संरचना प्राप्त हुई। मैं पहले संरचना को बनाती हूँ, कैसे उन्हें दिखा। कुछ इस प्रकार से उनको संरचना जो है दिखाई दिया। अब ये संरचना आपको कैसे दिख रही है? डोंट से बेंजीन का रिंग, ठीक है। ये जो है आपको मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही है ना। तो इस प्रकार से उन्हें संरचना दिखाई दिया। कहाँ संरचना दिखाई दिया? उस बार्क के मतलब उस छाल के अंदर में, है ना। जब छाल को देखा गया माइक्रोस्कोप में तो उन्हें कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई दी। और ये कैसे दिखाई दिया उनको? मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी का छत्ता इस प्रकार से दिखता है ना, जिसे और क्या कहते हैं? हनी कॉम्ब जो है हम बोलते हैं। तो जब इस प्रकार से खाली जो कमरा के रूप में उन्हें दिखाई दिया और इसे ही उन्होंने क्या बोला? कोशिका कहा। तो अब कोशिका और खाली कमरा, कोई अंतर मतलब इसमें कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो कोशिका शब्द है ना, ये कोशिका शब्द जो है एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड, है ना। अलग अलग भाषा होती है ना अलग अलग देशों में, उसी प्रकार से ये जो कोशिका है एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड। तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है भैया खाली कमरा। अब समझ में आया रिलेशन? खाली कमरा।
तो इसीलिए कोशिका को जो है कोशिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि लैटिन वर्ड में कोशिका का मतलब ही खाली कमरा होता है। और ये जो संरचना हमें दिख रही थी वो किस प्रकार से थी, खाली कमरों के जैसे हमें संरचना दिखाई दे रही थी, है ना। तो इस प्रकार से हमने कोशिका का खोज किया। किन्होंने किया, रॉबर्ट हुक जी ने किया था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या है, जैसे कि हमने देखा कि ये पेड़ के छाल से हमें कोशिका की प्राप्ति हुई। तो ये जो कोशिका थी, क्योंकि छाल से हो रही थी, और छाल जो है पेड़ के बाहरी परत में पाया जाता था, और ये जो परत होते हैं ना, मृत प्रकार के होते हैं, डेड सेल कहा जाता है इसे, ठीक है। मृत प्रकार का सेल, मृत कोशिका या डेड सेल, है ना। तो ये बाहर में जो छाल था उसकी जब हम लोग ने खोज किया, मतलब रॉबर्ट हुक ने जब खोज किया, तो वो कौन सी प्रकार की कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की। लेकिन हमें तो पढ़ना है जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि जीवित कोशिका की खोज किन्होंने की थी। तो जीवित कोशिका के लिए आपको याद रखना है, जीवित कोशिका की खोज, तो इसकी खोज किन्होंने की थी, देखते हैं। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, नाम सुना सुना लग रहा है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ल्यूवेनहॉक, जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी के जनक, है ना। माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और इन्हीं ने क्या किया था, जीवित जो कोशिका है उनकी खोज की थी। किसके रूप में खोज की थी, जीवाणु के रूप में। जीवाणु जो है, हमने सबसे पहली बार जीवाणु के अंदर में कोशिका की खोज की थी, क्योंकि जीवाणु जीवित होते हैं, इसलिए हमने ये जाना कि जो जीवित कोशिका है इसकी खोज किनको जाना जाता है, ल्यूवेनहॉक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखना है। कौन कौन सी बातें, मृत कोशिका की खोज किन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने कब की थी, 1674 में की थी, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो हमने पढ़ा कि जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। हमारी जीव जो है कोशिका से ही मिलकर के बनी होती है, और उन जीवों में अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है ना। तो ये कोशिकाएं कौन कौन सी होती है भला, ये देख लेते हैं, है ना। तो पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ, आप थोड़ा गेस करने की कोशिश कीजिएगा कौन कौन सा कैसा कैसा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सेल पाया जाता है, ये थोड़ा और अच्छा बन सकता है। इस प्रकार से आप देखते हैं हमारे परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं, है ना। तो रक्त भी अलग अलग कोशिकाओं से निर्मित होता है, और उसे ही कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। ये क्या है, कोशिकाएं ही हैं, है ना, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। और पाया जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं भी कोशिकाएं हैं, जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है ना। इसके अलावा और कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र के बारे में सोचो। तंत्रिका तंत्र जो है उसकी सिंगल यूनिट हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। इसके सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है, यस, तंत्रिका कोशिका, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो न्यूरॉन्स जो है आपको याद रखना है, और न्यूरॉन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है। तो न्यूरॉन जो होती है वो तंत्रिका कोशिका की इकाई होती है ना, जो कि हमारे शरीर पर पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। और कौन सी कोशिका होती है, याद करो। और होती है आपके अंडाणु या फिर ओवम, जिसे कहा जाता है, जो कि फीमेल्स में होता है ना। इसके अलावा और पाया जाता है अस्थि कोशिकाएं, है ना। इस प्रकार से उसकी संरचना होती है, जो कि आपका कंकाल तंत्र के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा आप देखेंगे मांसपेशियां, है ना। मांसपेशियां किनसे मिलकर के बनती है, मांसपेशियों के लिए भी कोशिकाएं होती है, जिसे मांसपेशियां कोशिका कहा जाता है या मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। इसके अलावा होता है आपका स्पर्म या शुक्राणु, है ना, जो कि मेल में पाया जाता है
है ना। तो इस प्रकार से, और ये तो बहुत कम है, और भी कोशिकाएं जो है आपको देखने को मिलेगा, आगे हम पढ़ते जाएंगे एक एक करके, है ना। ये सारी कोशिकाएं जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। तो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग नामकरण कर देते हैं। इसे मैंने कहा आरबीसी या फिर लाल रक्त कोशिकाएं, है ना। यह है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, या शॉर्ट फॉर्म है WBC, है ना। श्वेत खेत हो गया है नी। WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं दोनों है, कह सकते हो आप, है ना। इसे बोला जाता है न्यूरॉन्स या फिर क्या बोला जाता है इसको, तंत्रिका कोशिका, है ना। तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स, या हिंदी में भी इसको ऐसे न्यूरॉन करके पूछ देता है ना। तो दोनों चीज आपको याद होना चाहिए, न्यूरॉन, ठीक। इसके अलावा ये क्या है, मैंने बताया अंडाणु या ओवम, इसे हम बोलते हैं ओवम बोलते हैं या एग बोलते हैं, है ना। इसे मैंने बताया था अस्थि कोशिकाएं, अस्थि कोशिका, जिसे आप बोलते हैं बोन सेल्स, है ना, जो कि किसका निर्माण करेगी, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगी। ये है आपका मांसपेशीय कोशिका, मस्कुलर सेल, ठीक है। ये है आपका स्पर्म या शुक्राणु इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी कोशिकाएं जो है हमारे शरीर के अंदर में पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कोशिका का सिद्धांत क्या है, मतलब कोशिका का सिद्धांत किन्होंने दिया था। तो यहाँ पर आपको बार बार इसमें क्वेश्चन आता है, इसलिए हमको ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक, है ना। तो कोशिका के सिद्धांत के लिए आपको दो महत्वपूर्ण नामों को याद रखना है। पहला तो आपको याद रखना है स्लीडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक को। स्लीडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1838-39 में, ठीक है। इनके सिद्धांत के कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है होती है, ठीक है। तो स्लीडेन एवं स्वान ने ही बताया था कोशिका का परिभाषा, है ना। क्या बताया था कि कोशिकाएं जो है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना। इसको हमने किसके द्वारा जाना, स्लीडेन एवं स्वान के सिद्धांत के द्वारा। दूसरा अपन को सिद्धांत जानना है, और ये कह सकते हैं आप, कैसे याद कर सकते हैं, कोशिका सिद्धांत 2.0, है ना। तो इसको दिया था विर्चो नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया था, 1855 में, ठीक है। 1855 में जो है इसको किन्होंने दिया था, विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने, है ना। इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं, इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो कोशिकाएं कहाँ से उत्पन्न होती है ना, तो कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, पूर्ववर्ती कहने का मतलब है कि जो पहले से विद्यमान है ना, ऐसी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है,
सेल्स एराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल इटसेल्फ, ठीक है, होती है। जो पहले से एग्जिस्ट करती है ऐसी कोशिकाओं से ही नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो दो सिद्धांत आपको याद रखना है, विर्शो ने दिया था और स्लीडन एवं स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1839 में, 38-39 में, है ना, और ये है 1855 में, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिका का सिद्धांत हो गया। अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार को हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट जो है भाग हमें पढ़ना है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में हमें अंतर देखना है। तो संरचना कहने का ये मतलब है कि पादप में भी कोशिकाएं पाई जाती है, वनस्पतियों में कोशिकाएं पाई जाती है, और जंतुओं में भी क्या पाया जाता है? कोशिकाएं पाया जाता है। तो ये जो कोशिका होती है ना, उनका संरचना वो कैसे कैसे दिखता है, वो किन किन उनके कोशिका के अंग है, उन सब में अंतर होता है। तो उसी अंतर को हमें पढ़ना है, और मेनली ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जो अंतर होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका डायग्राम मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। कुछ इस प्रकार से आपका बाहरी स्ट्रक्चर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाया जाता है। थोड़ा नीचे हो गया क्या? ठीक है, इस प्रकार से पाया जाता है। अब देखते हैं कि करके कौन कौन सा अंतर हमको देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहला जो अंतर है, और वो जो बार बार पूछता है ना, कौन सा अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति, या फिर इसे कहते हैं सेल वॉल। मतलब कि कोशिका के बाहर में एक और भित्ति पाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। और ये कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं की कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं की में जो है बाहर, जंतु कोशिका के बाहर में कोई भी इस प्रकार का भित्ति नहीं पाया जाता है। और एक बात ये और याद रखना कि कोशिका भित्ति जो होती है वो मृत प्रकार की होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था ना कि जो पेड़ होती है उसमें बाहरी जो छाल होता है वो मृत प्रकार का होता है, उसमें मृत प्रकार की कोशिकाएं होती है ना। इसीलिए जो है ये पादप में पाई जाने वाली कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है, क्या? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। लेकिन जंतुओं में इस प्रकार का हमारा बाहर का स्किन मृत प्रकार का होता है क्या? नहीं होता है ना। हाँ, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मेन अंतर को हम याद कर सकते हैं कि इसके बाहर में जो है इस प्रकार से कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है। जबकि हमने बात किया यहाँ पर कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या अंतर होता है। दूसरा अंतर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या फिर इसे कहते हैं हरित लवक, है ना। नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट ऐसे हिंदी में लिख के भी आएगा और हरित लवक भी लिख के आएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए हमको प्रिपेयर रहना है। तो बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट किन में पाया जाता है, किन में नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम पहले समझते हैं। हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, ये सब तो पढ़ा ही होगा। किसके थ्रू बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। तो उसके लिए एक कोशिका का अंग होना चाहिए ना, जो कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि हम लोग जिस रूम में सोते हैं वहीं खाना बनाते हैं क्या, मतलब जब घर की बात कर रही हूँ, है ना, अब जैसे बाहर रहते हैं वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रूम होता है ना, उसके लिए पर्टिकुलर क्या होता है? एक रूम होता है, सामान होते हैं उसके लिए, तो उसके थ्रू हम खाना बनाते हैं। वैसे ही पादप क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, एक उसके लिए अंग होते हैं जिसके थ्रू अपना भोजन वो है स्वयं तैयार करते हैं ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है? हरे पौधों में होती है। लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? हम तो खुद साग, है ना, भाजी, मतलब भाजी को ही साग बोला जाता है ना। तो ये सब भाजियों को हम लोग कौन खाता है?
जंतु खाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उपभोक्ता और ये हो जाएंगे उत्पादक। ठीक है, यहाँ तक नहीं समझना है, आपको बस इतना याद रखना है कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनके पास एक अलग से अंग होगा और उस अंग का क्या नाम है, हरित लवक। मतलब ये कि पादप अपना भोजन क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, है ना, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू या हरित लवक के थ्रू क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और इसीलिए इसका रंग जो है हरा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, हरित लवक, है ना। तो जिस पौधे में हरा रंग आपको दिख रहा है, मतलब आपको समझना है वहाँ पर हरित लवक है। लेकिन इसके अलावा आप देखे होंगे टमाटर का रंग तो हरा नहीं होता है ना, टमाटर जो है फल है, वो भी पौधा है ना, तो उसका रंग जो है लवक की वजह से ही होता है। उनमें भी प्लास्टिड या लवक, जिनमें ना इन वर्णों को क्या बोला जाता है, लवक बोला जाता है ना, ये विज्ञान की भाषा है ना, प्लास्टिक या वर्णक या लवक कहा जाता है ना। तो उनमें लाल रंग का जो है वर्णक पाया जाता है, इसलिए उनका रंग लाल होता है ना। उसी प्रकार से येलो कलर का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, येलो कलर का वर्णक, है ना, पीला वर्णक बोलेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन मेनली सभी पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इसकी अगर संरचना की बात करें तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर पाया जाता है ना। इस प्रकार से इसको हम डिटेल से जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके कोशिकाओं के अंग के बारे में। अभी हम मुख्यतः अंतर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से इनमें क्लोरोप्लास्ट तो इनमें पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, लेकिन दूसरी जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता। ठीक है, तो क्या नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये आपको बार बार पूछता है। हरित लवक नहीं पाया जाता। ठीक है, अब तीसरा अंतर हम देखते हैं, केंद्रक की स्थिति। केंद्रक दोनों में पाया जाएगा, लेकिन अंतर क्या है, उसकी स्थिति, मतलब उसका पोजीशन कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ पे नहीं पाया जाएगा। तो अगर पादप कोशिका की बात करें, केंद्रक जो है ना परिधि की ओर, परिधि मतलब अगर वृत्त की कल्पना करते हैं तो एक होता है केंद्र, एक होता है परिधि, है ना। तो परिधि मतलब बाहर की ओर, है ना। तो परिधि जो है, परिधि की ओर केंद्रक जो है पाया जाता है, किन में, पादप कोशिकाओं में। तो कुछ इस प्रकार से आपका केंद्रक जो है पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका की अगर हम बात करें तो जंतु कोशिकाओं में बीच में, सेंटर में, है ना, केंद्रक का नाम ही इस प्रकार क्यों पड़ा है केंद्रक, क्योंकि ये केंद्र में ही पाया जाता है। ठीक है, मेनली मेजरली कोशिकाओं में इस प्रकार से केंद्रक और डेवलप्ड फॉर्म में पाया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में पाया जाएगा, और मध्य में पाया जाएगा। किन में पाया जाएगा, जंतु कोशिकाओं में। तो इनमें क्या होगा, स्थिति इसमें परिधि लिखेंगे, परिधि की ओर होगी, और दूसरा इसमें केंद्रक जो है केंद्र में उपस्थित होगा, केंद्र में उपस्थित। ठीक है, अब चौथा अंतर आपको याद रखना है, चौथा और लास्ट, है ना। इसमें पाया जाता है रसधानी, रसधानी या बोल सकते हो आप रिक्तिका, या बोलते हैं इसको वैक्यूल्स। ठीक, तो रसधानी की बात करें, पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इनमें जो है इनका आकार बड़ा बड़ा पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये जो रिक्तिकाएं होती है, रसधानी होती है, वो बहुत छोटे छोटे रूप में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकार इसका क्या हो जाएगा, आकार बड़ा होगा, और यहाँ पर रसधानी का आकार या रिक्तिका का आकार क्या होता है, छोटे छोटे रूप में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अंतर समझना है। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों से बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कौन कौन सा है ना। तो सबसे पहला अंतर हमने देखा कोशिका भित्ति, जो कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तीसरा अंतर क्या है, केंद्रक की स्थिति,
दूसरा क्या है था, क्लोरोप्लास्ट, है ना, हरित लवक जो कि इनमें पाया जाएगा, जिसके थ्रू वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो है हरित लवक नहीं पाया जाता। तीसरा है केंद्रक की स्थिति, जो कि परिधि की ओर पाया जाएगा, किनमें, पादप कोशिकाओं में, और जंतु कोशिकाओं में मध्य में पाया जाता है। जबकि राजधानी या रिक्तिका, जिसमें जो है क्या पाया जाता है, बहुत वाटर पाया जाता है या द्रव की मात्रा जो है इसमें पाया जाता है, ठीक, जो कि केंद्र में और बड़े आकार में पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में जो है ये छोटे छोटे कण के रूप में जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या, रिक्तिका, ठीक है। तो ये हो गई मुख्यतः अंतर के बाद। हम बात करते हैं नेक्स्ट, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में सामान्य रूप से क्या क्या पाया जाता है, मतलब दोनों में पाए जाने वाले अंगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फिलहाल हम अलग अलग डायग्राम को बना लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो इन अंगों के उसके डिटेल्ड जो है स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके कार्य, वो कार्य क्या क्या कार्य करता है उसको पढ़ेंगे, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका, यहाँ पर मैं याद कराने के पर्पज से ही कुछ अंगों को बनाई हूँ, है ना, जो उपस्थित नहीं थे उसके बारे में लिखी हूँ। जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम पूरे कोशिकाओं को उनके संरचना के साथ जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कौन कौन सा सामान्य अंग जो है पाया जाता है। ये क्या है आपका, इसे बोला जाता है गोल्जी बॉडी, या फिर कहते हैं गोल्जी काय। अच्छे से बनाती हूँ इसको, है ना, लिखते हैं गोल्जी काय या गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पाया जाता है। इनमें पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या बोला जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। इसमें भी ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक होता है रफ, जिसका सरफेस जो है उसमें राइबोसोम पाया जाएगा, उसको खुरदुरा इंडोप्लाज्मिक या अंतःप्रद्रवी जालिका बोला जाता है। और जिनमें ये जो राइबोसोम है वो नहीं पाया जाता, उनको क्या कहा जाता है, स्मूथ या फिर चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, अंतः प्रद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे शॉर्ट में ER भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा सामान्य रूप से, ये भी जो है किनमें किनमें पाया जाएगा, दोनों में, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाएगा। इसके अलावा जो है केंद्रक, केंद्रक तो दोनों में पाया जा रहा था, है ना, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी जो है एक झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर में जो है धागा नुमा संरचना पाया जाता है, जिसको क्रोमेटिन बोला जाता है। ये क्रोमेटिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत में बनता है। इसके बाहर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होता है। इसके अंदर में केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस होता है ना। और ये जो धागा है वही जो है क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद और कौन सी संरचना इसके अंतर्गत में देखा जाता है, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ऊर्जा घर इसे कहा जाता है। ये क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका हिंदी नाम नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना है। यहाँ पे ऐसे मात्रा लगेगा, ठीक है, इसको देख लेना। ये इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैं इसको लिख ही देती हूँ भाई अच्छे से। अरे
ठीक है, ये हो जाएगा आपका केंद्रक। या न्यूक्लियस, है ना। इसके अलावा कौन सा कॉमन चीज इनमें पाया जाता है और क्या पाया जाना चाहिए? इसमें हमने देखा राजधानी पाया जाता है ना। इसके अलावा इसमें पाया जाता है लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली आप कहते हैं, जिसमें पाचक रस होता है बहुत सारा, है ना। तो ये क्या है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसे हिंदी में भी लाइसोसोम बोला जाता है। और ये क्या है आपका रिक्तिका, जो कि दोनों में पाया जाता है लेकिन इसके आकार में अंतर होता है ना। और ये सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो फिलहाल समझने में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल सामर्थ्य एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने बताया निःशुल्क रूप से, और जो जिसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, ये सब की पीडीएफ जो है आपको उसमें मिल जाएगा। किस में मिलेगा? टेलीग्राम चैनल सामर्थ्य एकेडमी, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें पाया जाता है जिसको बोला जाता है राइबोसोम, ठीक है। जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। ये क्या है आपका राइबोसोम। राइबोसोम, तो ये सारी जो संरचनाएं हैं जो कि एक कोशिका के अंदर में पाया जाता है। कौन सी कोशिका? पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों में पाया जाता है ये सारी संरचनाएं। ये है सामान्य रूप से पाया जाने वाला, और ये जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े ये है अंतर, जो कि एक में तो पाया जाता है लेकिन दूसरे में नहीं पाया जाता है, और अगर पाया भी जाता है तो कुछ उनमें डिफरेंस होता है, ठीक, अंतर होता है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्या है हमारा। केंद्रक के आधार पर हमको कोशिका के प्रकार को देखना है, ठीक है। तो केंद्रक, अभी हमने देखा कि दोनों में तो केंद्रक पाया जा रहा था लेकिन उसके पोजीशन में डिफरेंस था, है ना। उसी प्रकार से उनकी संरचना में या फिर उनके डेवलपमेंट में वो किस प्रकार से विकास हुआ रहता है, उसके आधार पर हमको अंतर को पढ़ना है। तो केंद्रक के आधार पर अगर हम देखें तो दो प्रकार की कोशिकाओं को हम पढ़ते हैं। पहला जो प्रकार है उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो प्रकार है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है अर्थ। कौन सा अर्थ? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रो, तो प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को ही क्या बोला जाता है? प्राथमिक, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनकी केंद्रक जो है किस प्रकार से होता है? प्राथमिक रूप से होता है। और इस कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक का मतलब होता है भैया कैरियोटिक, इसका मतलब होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक जो है प्राथमिक प्रकार की होंगी, मतलब अंडर डेवलपमेंट में होंगी, है ना। मतलब उसका उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड वो नहीं होगा, विकसित प्रकार का नहीं होगा। ऐसी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? प्राथमिक या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन कौन सी कोशिका हैं जो कि प्रोकैरियोटिक की होती है, ठीक है। तो इसमें नाम आपको याद रखना है। पहला नाम आपको याद रखना है साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप नील हरित शैवाल भी कहते हैं, है ना, नील हरित शैवाल। तो दोनों पूछता है, नील हरित शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा आप माइकोप्लाज्मा देखते हैं, माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा क्या है? इसको आप PPLO भी बोला जाता है। मतलब PPLO क्या है? एक बैक्टीरिया का ग्रुप है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, है ना, को ही क्या कहा जाता है? PPLO, या फिर इसको बोला जाता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप याद रखना। और होती है कुछ बैक्टीरियाज जो कि कौन से प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। दूसरा हम देखते हैं
यूकेरियोटिक कोशिका, तो यू का मतलब होता है डेवलप्ड, ठीक है, यू का मतलब होता है विकसित प्रकार का या फिर डेवलप्ड प्रकार का। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक जो है विकसित प्रकार की होंगी, डेवलप्ड प्रकार की होंगी, ऐसी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? ऐसी कोशिकाओं को बोला जाता है आपका यूकेरियोटिक कोशिका, है ना। इसके अंतर्गत हम जितने भी प्राणी जगत में देखते हैं, है ना, जो डेवलप्ड प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्या है, हम और आप, है ना, जंतु कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, है ना, और जितने भी तितलियां हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब जानवर हैं, ये सब किसके अंतर्गत में आएगा? यूकेरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कवक कोशिका। तो ये सब कवक, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, है ना, शैवाल, ये सब किसके अंतर्गत में आएगी? यूकेरियोटिक कोशिका, ठीक है। चलिए, तो ये हमने मेन अंतर हमने देख लिया। आपको एग्जाम्पल जो है इसके तहत याद रखना है, मेनली जो है इसके एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन आता है कि साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है, आपको ऐसे पूछ सकता है। तो कौन से प्रकार की है? प्रोकैरियोटिक, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार को हमको देखना है। तो कोशिका के आधार पर जो है जीव कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ना। तो पहला होता है आपका एक कोशिकीय जीव, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं की संख्या, अभी तक हम पढ़ रहे थे कोशिकाओं के प्रकार के बारे में, अब हमें पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान देना, जीवों के प्रकार को देखना है, और वो भी किस बेसिस पे? कोशिका के आधार पर, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें कोशिकाओं की संख्या जो है वो एक होगी, है ना, तो उन जीवों को क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। दूसरी बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिका मतलब बहु मतलब मल्टीपल, है ना, मतलब ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होने वाली है। ऐसी कोशिकाओं या ऐसे कोशिकाओं से युक्त जीव को क्या बोला जाता है? बहुकोशिकीय या मल्टी सेल्यूलर जीव जो है कहा जाता है। इसे कहा जाता है यूनिसेल्यूलर, ठीक है, और इसे बोला जाता है मल्टी सेल्यूलर, ठीक, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। इसके अंतर्गत भी आपको क्या याद रखना है? इसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी? एक होगी। कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो इसमें एक ही होगी, लेकिन इसमें 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं जो है उपस्थित होंगी, ठीक है। इसमें भी आपको मेनली एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंतर्गत में आएंगे? जितने भी आपके अमीबा आप सुनते हैं, है ना, अमीबा हो गया, कुछ इस प्रकार से आपकी इसमें संरचना आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखते हैं पैरामीशियम, इस प्रकार से पैरामीशियम की संरचना होती है। इसके अलावा होता है इसमें ईस्ट एक प्रकार का कवक है। तो कवक जो होते हैं ना वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ईस्ट एक कवक है होते हुए भी ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। इसका संरचना कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। इसके अलावा बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो जितने भी यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो सारे क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं जिनमें पाया जाता है ना, वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या कौन कौन सी एग्जाम्पल हम देखते हैं? जंतु, जितने भी वनस्पति हैं, है ना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत में आ जाएगी? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत में आएगी।
माइकोप्लाज्मा कैसे दिखता है? माइकोप्लाज्मा आपका किस प्रकार, कहाँ पे बनाऊँ? यहाँ पे बनाती हूँ। कुछ इस प्रकार से जीव जो है पाया जाता है। इसमें बाहर में ना सीलिया पाया जाता है। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और कभी इसका जिक्र होगा तो, है ना। अभी ऐसे क्या है ना, इमेज देखने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है, ठीक है। चलिए, कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार हमने देख लिए। अब हम बढ़ते हैं, आज का हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या चीज़ हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि कोशिका की खोज हम कैसे किए, है ना। इससे पहले हमने देखा था परिचय के बारे में। तो परिचय में हमने क्या देखा? जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हमने 3 अलग अलग शाखाओं के बारे में पढ़ा। जंतु कोशिका पढ़ा, हमने वनस्पति कोशिका पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने? माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद उसका हमने जनक के बारे में पढ़ा कि जो पादप कोशिका कह रही हूँ, वनस्पति जो विज्ञान है उसका खोजकर्ता कौन है, उसके जनक के रूप में किनको जाना जाता है? थियोफ्रास्टस को जाना जाता है। जंतु के विज्ञान है ना, जंतु विज्ञान, उसके जनक के रूप में किनको जाना जाता है? उनके जनक के रूप में जाना जाता है आपका अरस्तु को। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। तो इसके बारे में हमने परिचय को देखा। फिर खोज के बारे में हमने देखा। खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। किनको खोजा था? कोशिका को, है ना। और ये कोशिका जो थी वो किस प्रकार की थी? मृत प्रकार की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रिकैप भी आपको करना है जो भी हम पढ़ेंगे, और टेंशन नहीं लेना, मैं कराऊंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका शॉर्ट नोट्स भी इस तरीके से बन सकता है 1665 ईस्वी में, है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा था? जीवित प्रकार की कोशिका, जीवित कोशिका को हमने देखा था। इसको खोज किया था किन्होंने? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। कब किया था? 1674 में किया था, जीवाणु के रूप में। उसके बाद हमने देखा कि अंतर, कौन कौन से अंतर जो है पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर के बारे में हमने देखा था। कौन कौन से अंतर थे? सबसे पहले तो हमने अंतर देखा था आपका कोशिका भित्ति, है ना। दूसरा अंतर हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। उसके बाद हम देखे थे रिक्तिका या वैक्यूल्स। उसके बाद हमने देखा केंद्रक का पोजीशन, ठीक है। केंद्रक किसमें बड़ा होता है, किसमें साइड में होता है, किसमें मध्य होता है। इस प्रकार से हमने अंतर के बारे में पढ़ा था, है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। फिर कौन कौन से ऐसे अंग है कोशिका के जो उनमें पाया जाता है, ठीक है, मतलब दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था। और क्या क्या देखा था? गोल्जी बॉडी हमने देखा था, है ना। गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक दोनों में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है ना। तो ये सारी कोशिकाएं जो है दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ये सारे अंग। इसके अलावा आपको एक और बात हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है ना। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने जाना कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या है। उसके एग्जाम्पल के बारे में हमने देखा, है ना। तो इस प्रकार से हमने आज का क्लास जो है पढ़ा हुआ है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सा
कोशिका जो है इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ा है और हमारे मानव शरीर में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको भी आप हाईलाइट करके लिख देना, की पॉइंट्स लिख सकते हो आप, है ना, जो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिच या फिर शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आपका ऑस्ट्रिच बोला जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, एग होता है ना, वो जो है ये अंडा एक सेल होता है, एक कोशिका होती है ना। तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके अलावा दूसरी बात आपको याद रखना है, ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका, है ना, ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये होता है भैया आपका माइकोप्लाज्मा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, माइकोप्लाज्मा, जिसे हमने क्या कहा था? PPLO भी कहा था, है ना, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जो कि बैक्टीरिया का एक समूह होता है ना। वो उसकी कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी होती है, कहाँ? ब्रह्मांड में। इसके अलावा मानव शरीर की अगर हम बात करें, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है अंडाणु, या फिर ओवम इसे कहते हैं, ओवम या एग, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी शुक्राणु या स्पर्म, ठीक है। तो ये चारों बातें आपको याद रखना है। और एक और पूछा जाता है, सबसे जो है लंबी या शाखित, ये तो बड़ी कोशिका की बात हो गई आकार में, है ना। और एक और पूछ सकता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी या शाखित और लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है आपकी न्यूरॉन, है ना, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका जो कोशिका है, तंत्रिका की जो यूनिट है तंत्रिका तंत्र की, उसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन। तो ये जो है क्या होते हैं? सबसे शाखित होते हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे लंबी लेंथ इसकी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये पांचों बातें आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं MCQs। तो इसी प्रकार से हम सारे क्लास एक एक क्लास करने के बाद में उसी दिन हम लोग एटलीस्ट 5 से 10 या फिर उससे भी ज़्यादा हम लोग जो है MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। क्योंकि पढ़ते जाएंगे तो आगे पार्ट पीछे सा पार्ट होना है, उससे अच्छा ये है कि तुरंत ही उस दिन रिवाइज कर लेंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप जो आज पढ़े हैं उसमें कितने अवेयर आप रहे हैं और कितने गहरे पानी में आप हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन है? आप सभी को अच्छे से पता होगा। जीव विज्ञान के जनक के रूप में ऑप्शन नंबर ए एंटोनी लीवेनहॉक है क्या? रॉबर्ट हुक, अरस्तु, स्लीडन एवं स्वान, ठीक है। तो अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक और चीज आप याद रख सकते हैं, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहा जाता है। और कोशिका विज्ञान के जनक की बात करूं तो कोशिका विज्ञान के जनक हैं आपके रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार क्या किया था? कोशिका का खोज किया था, इसीलिए जो है कोशिका विज्ञान के जनक भी कौन है? रॉबर्ट हुक जी हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। और कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जहाँ तक की बात करें एंटोनी लीवेनहॉक की, तो ये हैं माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। इसके अलावा इनको जीवाणु के भी फादर ऑफ जीवाणु भी कहा जाता है। तो
फादर ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणु के जनक किसको बोला जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। है ना। और इसके लिए एक और नाम आपको याद रखना है कि ये जो है, चलो इसको ना अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बताती हूँ, एंटोनी ल्यूवेनहॉक, है ना। इसके लिए आपको 3-4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक है ना। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, ये पहली बात हुई। दूसरा बात हमने देखा कि ये जीवित कोशिका के खोज करता रहे हैं, है ना। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि इनको फादर ऑफ जीवाणु या जीवाणु के भी जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 बातें आपने याद रख ली। वैसे ही आपको रॉबर्ट हुक के बारे में क्या याद रखना है? पहला, ये है मृत कोशिका के खोजकर्ता। और दूसरा आपको याद रखना है कोशिका विज्ञान के जनक। कोशिका विज्ञान जिसे कहा जाता है साइटोलॉजी के जनक। ठीक, तो ये दोनों बातें याद रखना। क्या क्या? एंटोनी ल्यूवेनहॉक सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक हैं, जीवित कोशिका के खोज करता है और जीवाणु के जनक है ना। और मृत कोशिका के खोज करता है रॉबर्ट हुक और कोशिका विज्ञान। इसके अलावा एक और हमने आज नाम पढ़ा है अरस्तु, है ना। ये कन्फ्यूज़न है इसलिए इसको और अलग से बता दे रही हूँ, है ना। पहला तो ये हैं जीव विज्ञान के जनक या बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के जनक। और दूसरा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में भी हमने देखा था इनको, जंतु विज्ञान के जनक। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलो हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या था? जीव विज्ञान के जनक हमने देख लिया अरस्तु, रॉबर्ट हुक थे, इसके बारे में हमने देखा। और स्लीडेन एम स्वान ने क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो, जैव का संगठन, है ना। हमने देखा था ना, जैव संगठन नहीं है, ये संगठन है। ठीक है, ग हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और घ हम यूज़ कर सकते हैं उसका कॉम्पोजिशन के लिए। कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो एक जीव जो है उनमें कौन कौन से अंग जो है या कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है ना। तो देखते हैं कि कोशिका से ऊतक, ये तो ठीक है, कोशिका मिल करके ही क्या निर्माण करती है? ऊतकों का निर्माण करती है। फिर ऊतक से डायरेक्ट जीव लिखा है, जीव का निर्माण होता है क्या? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कोशिका ऊतक बनाती है, ये तो सही है। ऊतक के बाद में अंग तंत्र का निर्माण होता है, नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। कोशिका, या तो कोशिका के बाद में अंग बना रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यही सही हो जाएगा ऑब्वियसली। कोशिका, लेकिन पढ़ लेते हैं ना, कोशिका जो है ऊतक का निर्माण करती है ना। टिश्यू जो है ऑर्गन का निर्माण करता है। अंग जो है ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। अंग तंत्र जो है ऑर्गेनिजम्स या फिर जीव का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने देखा था कि ये दोनों ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जा रहा था। तो ये जो है यहाँ पर इस ऑप्शन के
हिसाब से गलत हो जाएगा। कोशिका भित्ति, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका के बाहर में एक परत के रूप में पाई जाती है, जो कि एक मृत प्रकार की संरचना होती है, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। ये सेल्यूलोज नाम याद रखना। सेल्यूलोज क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जैसे कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ग्लूकोज जो है एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन सेल्यूलोज जो होते हैं वो एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम आपको यूज टू होना है, इसलिए आपको पहले से मैं इसमें इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ठीक, कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका के बाहर परत में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की संरचना नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य या इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य, जो कि कोशिका के अंदर में एक द्रव भरा रहता है। जैसे कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? एक द्रव पाया जाता है, जिस द्रव को हम लोग रक्त, है ना, और पानी भी पाया जाता है। उसी प्रकार से कोशिकाओं में भी द्रव्य पाया जाता है, जिसको ही जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक, या फिर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में है कोशिका का केंद्रक। जी हाँ, कोशिका के केंद्रक में अंतर तो पाया जाता है, लेकिन केंद्रक तो दोनों में पाया जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं कह रहा है, तो अगर दोनों चीज़ दिया है तो आपको कोशिका भित्ति को लेना है, क्योंकि अंतर तो ये है ही नहीं, क्योंकि केंद्रक तो दोनों में पाया जाता है, बस उसके पोजीशन में डिफरेंस है। क्या कि केंद्रक जो है पादप कोशिकाओं में परिधि की ओर पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में मध्य में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है आपस में। कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था भाई? कोशिका का सिद्धांत दिया था आपका स्लीडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने 1838-39 में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं आंसर लिख देती हूँ। और उसके बाद में केंद्रक, केंद्रक की खोज अभी तो हमने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था पेड़ के छाल पर, है ना, और इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक 1665। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लेवेनहॉक ने की थी 1674 में। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, शुक्राणु, लाल रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। ये कोशिकाएं तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका हमको देखना है। तो अंडाणु जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है, ये जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहाँ पर एक आप कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है आपके दिमाग में कि अंडाणु तो सिर्फ मादाओं में या फिर महिलाओं में, है ना, या फीमेल्स में पाया जाता है, तो पुरुष में जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। फीमेल्स में अगर बात करें, महिलाओं में, है ना, सबसे बड़ी कोशिका, तो बड़ी तो हमने देख लिया कि क्या होगा, अंडाणु होगा या ओवम होगा, है ना। वैसे ही कि छोटी कोशिकाएं तो स्पर्म होती है, और ये मादाओं में तो नहीं पाया जाएगा, फीमेल्स में तो नहीं पाया जाता है, इसलिए जो फीमेल्स में सबसे छोटी कोशिकाएं होंगी, फीमेल्स की सबसे छोटी कोशिका है आपका आरबीसी या लाल रक्त कणिका। ठीक है, ठीक, और दूसरा हमको देखना है मेल्स में। मेल्स में बात करते हैं बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका इसमें होती है तंत्रिका कोशिका, जो कि सबसे लंबी और शाखित थी, है ना, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। और सबसे छोटी कोशिका, है ना, तो छोटी तो हमने पढ़ा ही है, शुक्राणु इसमें छोटा आ जाएगा, है ना, शुक्राणु या स्पर्म। ठीक, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, ये हो गया मानव शरीर। दोनों को ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से उसमें आंसर अंडाणु आ जाएगा, लेकिन अगर फीमेल्स में अलग पूछे और मेल्स में अलग पूछे तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया और हमारा क्लास भी समाप्त होता है ना। और
अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। कोई भी दिक्कत अगर आपको बैच से संबंधित आती है, क्लास से संबंधित आती है, आपको कुछ क्वेरी है ना, और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, तभी जो है हमारा ये जो प्रयास है वो फलीभूत होगा, है ना। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो एक बार नंबर मैं फिर से बता देती हूँ, 7804870060 पर आप कॉल करके बैच से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद। जय जोहार, जय हिंद।